नमस्कार। जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस की सशक्त आवाज़ श्री सूर्यकांत धस्माना जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे प्रश्न मेरा ये है कि ये जो अमनमणि त्रिपाठी वाला ये जो कांड हुआ है और वो वहाँ से आ गए पास बना के, इसमें आप ब्यूरोक्रेसी की कितनी चूक मानते हैं और सरकार की कितनी चूक मानते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रकरण जिसमें उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली विधायक, उनके 12 साथी उत्तराखंड में उन्होंने प्रवेश किया। उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद वो बिना स्क्रीनिंग के, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी क्वारंटाइन हुए उत्तराखंड के उन जनपदों में चले गए जो ग्रीन जोन के हैं, जिनमें एक भी केस कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया आज तक। वहाँ वो चले गए। कैसे वो चले गए? बिना स्क्रीनिंग के, बिना टेस्ट के, बिना क्वारंटाइन हुए? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि उनके पास अनुमति थी, तो वो अनुमति किसकी थी? किसने वो अनुमति दी? वो प्रवेश उन्होंने किया कोटद्वार से, नजीबाबाद से होते हुए कोटद्वार गए, कोटद्वार से उन्होंने एंटर किया और पास उनके पास था देहरादून से। पौड़ी जनपद में कोटद्वार आता है, देहरादून से उनका पास जारी हो रखा है, पौड़ी जनपद से उनका पास नहीं था। तीसरा ये था कि जो उनके पास अनुमति थी, उस अनुमति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उल्लेख था। उस अनुमति के लिए जो संस्तुति की गई थी, वो संस्तुति राज्य के सबसे वरिष्ठ आईएएस, नंबर 2 की हैसियत उनकी सीनियरिटी के हिसाब से है, लेकिन मैं उनको नंबर 1 इसलिए कहता हूँ कि मुख्यमंत्री के नाक के बाल हैं, मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीक हैं। आज से नहीं है, पिछली सरकार में जब ये मंत्री थे तब भी वो उनके नज़दीक थे। आज पूरे राज्य में सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट के रूप में उनकी पहचान है। उनकी संस्तुति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उल्लेख इस बारे में था कि जो विधायक आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता, जिनकी मृत्यु अभी हाल में हुई, उनका पितृकर्म करने के लिए वो आ रहे हैं। अब ये भी आश्चर्यजनक बात है, हालांकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनकी तरफ से ये खंडन आ गया है कि मैंने किसी को अधिकृत नहीं किया, और उनके परिवार के लोगों का भी आ गया है कि ये गलत बात है। हम लोग हैं, बेशक उनके भाई सन्यासी हैं, लेकिन उनके भाइयों ने कहा कि हम लोग हैं और हम लोगों ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, हम लोगों ने अपने पिता का पितृकर्म करना है। ये कौन होते हैं? उनका जिक्र उस परमिशन की संस्तुति पे था। तो ये सारा प्रकरण जो है वो दो बातें प्रकाश में लाता है। एक तो राज्य की ब्यूरोक्रेसी कितनी बेलगाम है और कितना साहस उसका है कि वो दो राज्यों की सरकारों को संकट में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया का जो नाम है उसका उल्लेख गलत तरीके से कर रहे हैं, और उत्तराखंड में उन जिलों में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो संक्रमित भी हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। 3 गाड़ियों में 12 लोग, यानी कि 4 गाड़ी में, एक गाड़ी में 4 लोग, जबकि 2 लोग केवल अलाउड हैं 4 पहिया व्हीकल में। तो इतनी सारी चूक जो हुई है, मैं समझता हूँ इसके लिए मुख्यमंत्री को तत्काल, जैसे महाराष्ट्र में वधावन ब्रदर्स का मामला हुआ और उसमें तत्काल वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो सारे जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए एसीएस को। और जांच की बात वो कह रहे हैं, जांच होती रहेगी, चलिए जांच होगी, लेकिन ये बात तो सत्य है कि अमनमणि उन जिलों में गए बिना स्क्रीनिंग के, बिना टेस्ट के, बिना क्वारंटीन हुए, जो ग्रीन जोन है। और सबसे इससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि आप भारत के प्रधानमंत्री का जो लॉकडाउन का आह्वान है, लॉकडाउन जो है किसने घोषित किया? गृह मंत्री ने नहीं किया, गृह सचिव ने नहीं किया। लॉकडाउन इस देश में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपना दिव्यमान चेहरा पूरे भारत की 130-32 करोड़ जनता को टेलीविजन के स्क्रीन में दिखाते हुए उन्होंने अनाउंस किया, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, और ये 3rd लॉकडाउन चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो लॉकडाउन देश में चल रहा है, उस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का काम जिस अधिकारी ने किया है, उस अधिकारी के खिलाफ अब तक इतनी देर, इतना समय क्यों लग गया? 36 घंटे इस पूरे प्रकरण को प्रकाश में आए हुए हो गए, अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं एक्शन किया? ये सवाल हमारा इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं सहमति मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की भी होगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री इसमें एक्शन लेने में देरी कर रहे हैं, जांच की बात कह करके इस पूरे मसले पर
पर्दा डालना चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमन मणि को जो परमिशन है वो देने के लिए मुख्यमंत्री जी की सहमति, और इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री एक तरफ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में राज्य के प्रवासियों के संबंध में जो प्रतिनिधिमंडल मिलने गया उससे आप सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर के नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके राज्य में 12 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, राज्य में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए आप उस जगह का केदारनाथ बद्रीनाथ कैसे जा सकते हैं, जब केदारनाथ जी में पूजा ही नहीं, केवल पुजारी के अलावा और वहाँ पर कोई पिलग्रिमेज है ही नहीं, जब वहाँ पर कोई यात्री जा ही नहीं रहा है, जब अभी बद्रीनाथ जी के पट खुले ही नहीं, तो कौन होते हैं आप परमिशन देने वाले। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि एक तरफ आप सोशल डिस्टेंसिंग करके राज्य के तमाम ज्वलंत विषयों पर जब चर्चा करने प्रीतम सिंह जी जा रहे हैं उनको आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, और पड़ोस के राज्य के विधायक को, जो बाहुबली विधायक है, उसको परमिशन मिल रही है। तो इसमें लगता है कहीं ना कहीं सहमति त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की भी। और सर एक प्रश्न और है कि अमन मणि त्रिपाठी जी को तो यहाँ घूमने फिरने के लिए तुरंत इजाज़त मिल गई, और 1.5 लाख जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, और आप अटैक भी कर रहे हैं बार बार सरकार पे उनके कल्याण के लिए, आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा किया जाए कि जो 1.5 लाख प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं उनको कब राहत मिलेगी? अमन मणि साहब को तो घूमने का मौका मिल गया, इनको कब राहत मिलेगी हमारे देश प्रदेशवासियों? ये प्रवासियों का आप ऊपर कर लें, प्रवासियों का जो मसला है बहुत ही ज्वलंत मसला है। पूरे राज्य के लगभग 1.5 लाख से ऊपर, अभी तो मुझे लगता है 2 लाख हो गए होंगे, 2 लाख लोग जो उत्तराखंड के तमाम देश के अलग अलग नगरों में, अलग अलग महानगरों में, विदेश में जो कामकाज की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अपने परिवारों को पालने के लिए नौकरी की तलाश में, जो अपना घर बार छोड़ करके मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, अलग अलग देश के महानगरों में, इवन दुनिया के अलग अलग देशों में जो काम करने गए थे, इस कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथों के रोजगार छिन गए। शेफ़ हैं, स्टीवर्ड हैं, होटल में कुक हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, मैनेजर हैं, अलग अलग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अलावा अलग अलग तमाम जगहों पे वो लोग काम कर रहे हैं। उनकी नौकरियां चली गई, उनके पास खाने के लिए अब भोजन नहीं है, 45 दिन बाद उनके पास जेब में पैसा भी नहीं रहा, उनके पास आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो सारे लोग जो फंसे हुए हैं, अभी बिहार से मेरे पास कल रात को फ़ोन आया, लड़का रो रहा था, राजेश नाम का, नौगांव का लड़का रहने वाला है। उसने कहा कि मेरे पास हम 9 दिन से बिस्कुट खा करके काम चला रहे हैं, और अभी उसने मुझे व्हाट्सएप में पूरा डिटेल भेजा जो 11-12 लड़के वहाँ पर फंसे हुए हैं उत्तरकाशी और टिहरी के। तो ऐसे ऐसे हजारों लोग, लगभग 2 लाख लोग जो फंसे हुए हैं और उत्तराखंड वापस आना चाहते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से गए थे, आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी नहीं मिले सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दे करके, जबकि उसी दिन हमसे पहले जो चेक लेकर के लोग गए थे उनके साथ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, उनको बुला लिया क्योंकि चेक दे रहे थे। हम लोग क्योंकि राज्य के तमाम उन लोगों का ब्यौरा लेके गए थे जिन लोगों ने हमको सूचना भेजी, हम पूरा हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, मनीष खंडूरी जी, हमारे उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट जी, हमारे महामंत्री विजय सारस्वत जी, हम तमाम लोग गए और हमको परमिशन नहीं दी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का आपने हवाला दे दिया। लेकिन आज जब हम पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि जब एक उम्मीद जगी थी, केंद्र सरकार ने एक पहले आदेश जारी किया और आदेश में कहा कि तमाम जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनको उनके राज्यों में जाने के लिए इंतज़ाम किया जाएगा। अगले दिन अजय भल्ला जी जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, उनका एक लेटर आता है, उस लेटर के बाद मुख्यमंत्री पलट जाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना कोई निर्णय नहीं है, मुख्यमंत्री का अपना कोई विवेक नहीं है, मुख्यमंत्री का राज्य की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी जवाबदेही केवल मोदी जी की और अमित शाह जी के प्रति है। इसलिए जो दिल्ली से आदेश आता है वो उसको तुरंत डिटो कर देते हैं। जैसे वो सर्कुलर आया, मुख्यमंत्री जी ने यू टर्न ले लिया कि अब हम उन्हीं लोगों को लाएंगे जो राहत शिविरों में हैं, जो बीच में फंसे हुए हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो इंतज़ार में बैठे हैं कि हम अपने घर वापस जाएंगे, उनकी जेबें खाली हो गई, उनके घरों में राशन के बर्तन खाली हो गए, उनके पास मकानों का किराया देने के लिए नहीं है। तो उन लोगों को लाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। आप जब पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो भर भर के उन लोगों को बसों में लाते हैं कि हमें वोट दीजिए, मोदी जी को लाइए, बीजेपी को लाइए,
और आज जब वो लोग मुसीबत में हैं, जब वो लोग परेशानी में हैं, तो आज उनको लाने के लिए आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोई नीति नहीं है। तो केंद्र सरकार की ना हो नीति, आप नीति बनाइए। आप 1800 गुजरात के लोगों को बिना किसी नीति के वीवीआईपी वॉल्वो बस करके गुजरात छोड़ते हैं, लेकिन अपने लोग जो फंसे हुए हैं, जो आज परेशान हैं, दुखी हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है और वो घर आना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में आपको चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रीतम सिंह जी ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार अगर प्रवासियों को लाने का इंतजाम नहीं करेगी तो हमको अनशन में बैठना पड़ेगा। तो हम गांधी जी की मूर्ति के सामने हम अनशन पे बैठेंगे और पूरी पार्टी प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम चाह नहीं रहे, ये कोविड-19 का अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर वैश्विक जो महामारी है, हम ये नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा आंदोलन करें जिससे कि सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान, पुलिस का ध्यान वो डाइवर्ट हो। हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं लोगों की मदद होती रहे। और आप देखिए फील्ड में आज की तारीख में देहरादून से लेकर के पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में जो जरूरतमंद लोगों की मदद, गरीब लोगों की मदद अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। सरकार ने तो पैसा ऐंठना शुरू कर दिया, सरकार ने तो रेल का किराया लेना शुरू कर दिया, बसों का किराया लेना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी ने खड़े होकर के कहा कि जितना माइग्रेंट लेबर है, अगर सरकार नहीं देगी किराया तो कांग्रेस पार्टी देगी। और हमने कल ही प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी बैठक करके तय कर लिया कि अगर यहाँ से कोई स्पेशल ट्रेन जाएगी, अगर माइग्रेंट लेबर्स को अगर उनको किराए की कमी होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका किराया देगी। हम तैयार हैं। मैंने आज ही सुबह रेलवे के जो हमारे यहाँ पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट हैं उनसे बातचीत करी और उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा सर कोई भी स्पेशल गाड़ी अगर लगेगी तो हम आपको सूचित करेंगे। और हम कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेशल गाड़ी लगेगी और यहाँ से माइग्रेंट लेबर बिहार या उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश में जाना चाहेगा तो उसका किराया देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है, लेकिन राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जब सोनिया गांधी जी ने ऐलान कर दिया उसके बाद पूरी बीजेपी की तमाम प्रवक्ताओं की फौज, तमाम नेता उतर आए मैदान में और सोनिया जी की बात को कहने लगे कि साहब सोनिया जी ने कहा है सरकार तो पहले ही दे रही है। जो वेबसाइट है रेलवे की उसमें जाइए और उसमें जो स्पेशल ट्रेन्स लगी हैं उसके बारे में जो नॉर्म्स बने हैं उनको जरा देखिए। 11वें नंबर में जो बिंदु है उस 11वें नंबर के बिंदु में लिखा है कि कैसे किराया वसूल किया जाएगा, उसके बारे में लिखा है। फेयर, ट्रेन फेयर, ट्रेन फेयर किसे कहते हैं? रेल का भाड़ा। तो रेल का भाड़ा अगर वसूल करने के लिए लिखा है और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम भाड़ा ले ही नहीं रहे, तो इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय तमाम देश के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी है, उत्तराखंड में भी खड़ी है और पूरे देश के अंदर भी खड़ी है। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड इन उत्तराखंड एंड IFS ऑफिसर ऑफ FRI ही वाज फाउंड पॉजिटिव। उस दिन से लेकर के अब तक अगर मुख्यमंत्री राज्य के किसी अस्पताल में विजिट किया हो जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हो, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। 16 तारीख को मैं गया, जब मुझे मालूम पड़ा, मैं तैयारियां देखने गया क्योंकि मुझे डेंगू का तजुर्बा था। डेंगू में जिस प्रकार से लोग मरे उसका तजुर्बा था मुझको, क्योंकि मैं 2 महीने लगातार डेंगू के समय पूरे गली गली भटका, तमाम अधिकारियों पे गया, मुख्यमंत्री पे भी गया, चीफ सेक्रेटरी पे भी गया कि इंतज़ाम करो, लेकिन इंतज़ाम नहीं हो पाए। तो इसलिए उस तजुर्बे के चलते मैं दून अस्पताल गया। दून अस्पताल जाकर के मैंने वहाँ व्यवस्थाएं देखी, पूरा धराशायी व्यवस्था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब उसका मैंने मीडिया में शेयर किया लोगों से तो मुझे ही 28 दिन के लिए बंद कर दिया। पहले 14 दिन क्वारंटीन किया, उसके बाद 14 दिन और 28 दिन बढ़ा करके क्वारंटीन कर दिया। मतलब आवाज़ दबाने के लिए कि हम क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बात न कर पाएँ, लोगों की तकलीफ़ों को उजागर न कर पाएँ, मीडिया से बात न कर पाएँ, हमको क्वारंटीन कर दिया। लेकिन मैं घर में बैठ कर भी, आपको मालूम है, मैं आवाज़ उठाता रहा, मैं आप लोगों से बातचीत करता रहा। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला तब से लेकर के अब तक मैं प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे उत्तराखंड के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ उनको अनुमति मिली जाने की वो जा कर के लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे तमाम पार्टी के साथी सहयोगी वो जा कर के मदद कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस के अलावा दिख कहाँ रहा है कोई? तो तब जब पूरे मजदूर सड़कों पर निकल गए देश के अंदर, तमाम देश के सूरत से लेकर के दिल्ली से लेकर के तमाम अलग अलग राज्यों में मजदूर जब सड़कों पर आ गए, तब आपने उसको कवर अप करने के लिए जमातियों वाला मामला छेड़ दिया। लेकिन आप तो उत्तराखंड में जमातियों को 15 तारीख को ले आए। क्या वो IFS जमाती था जिसको आपने सबसे पहला जो रिपोर्ट हुआ केस, यहाँ पे 3 IFS जो केस रिपोर्ट हुए थे वो FRI के ट्रेनी IFS थे। और मुख्यमंत्री जी ने कितनी गलत बयानी करी, कितना बड़ा झूठ बोला।
इसी प्रकार से जब वो ई एजेंडा के ऊपर बोल रहे थे तो उनके पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, बताने को था ही नहीं कि कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, कितने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, हमारी एम्स में क्या व्यवस्था है, हमने कहाँ कहाँ क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं, हमने रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स कहाँ बनाए हैं, हमने आइसोलेशन का कितनी तैयारी कर रखी है, कुछ भी वो बता नहीं पाए। कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि अभी भी राज्य सरकार ने कल से शराब के ठेके यहाँ खुल गए और सब तरीके से व्यवस्था खुल गई, और ये बात मशहूर हो चुकी है कि नैनीताल का मौसम और देहरादून का फैशन और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह सरकार के फैसले कभी भी बदल सकते हैं। तो आपका क्या कहना है कि जो लोगों ने इतनी तपस्या की, 45 दिन लोग घरों के अंदर रहे, शांतिपूर्वक रहे, कहीं वो ये खोलने से तपस्या भंग तो नहीं हो जाएगी? कि मैं तो सबसे पहले ट्वीट किया इस बात को कि जो 45 दिन उत्तराखंड की जनता ने लॉकडाउन में तपस्या करी, प्रधानमंत्री जी के कहने पर ताली बजाई, थाली बजाई, दिया जलाया, सब कुछ किया, घरों में रहे, अनुशासित रहे, पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में लाठी चली, पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, पुलिस को लोगों की पिटाई करनी पड़ी घरों में रखने के लिए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उत्तराखंड की पुलिस ने लोगों की मदद करी, लोगों के साथ खड़ी हुई। उत्तराखंड की पुलिस की मैं तारीफ करता हूँ। उत्तराखंड के प्रशासनिक मशीनरी बहुत नीचे लेवल की जो थी उसने बहुत काम किया, लेकिन आपने सारे लोगों की मेहनत पर पानी फेर दिया एक शराब का ठेका खोलने। मतलब शराब के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आप जब से आए आपने कभी मोबाइल में शराब बेची, कभी आपने जो है दुकानों को दुगना कर दिया, कभी शराब के अलावा आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में भी शराब ही सूझ रही है, जिस स्थिति में इस वक्त जान संकट में है। जाने क्या नशे से इनको प्रेम है कि इनको शराब का इतना बढ़िया, मतलब शराब के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आप पहले साल से जब से मुख्यमंत्री बने, तीसरा वर्ष पूरा हो गया इस मार्च को, इन 3 वर्षों में इनकी शराब की पॉलिसी आप देख लीजिए। पहले साल इन्होंने मोबाइल वैन्स में शराब बेची, दूसरे साल इन्होंने दुकानों की संख्या बढ़ा दी, तीसरे साल इन्होंने जो इस साल की पॉलिसी है उसमें शराब सस्ती कर दी, राजस्व बढ़ा दिया। क्या मतलब हुआ शराब सस्ती और राजस्व बढ़ाने का? मतलब शराब सस्ती करोगे, राजस्व बढ़ाओगे, मतलब ज़्यादा शराब बिकेगी, तभी तो राजस्व प्राप्त होगा। जब आप राजस्व का टारगेट बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू का, और शराब सस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब आपको डबल, दुगना, 20% आपने शराब सस्ती करी और 20% आपने रेवेन्यू बढ़ा दिया। इसका मतलब 40% सेल इंक्रीज करने पड़ेगी। उत्तराखंड शराब में मस्त रहे, उत्तराखंड के लोग रोजगार के बारे में ना सोच पाएं, उत्तराखंड की माता बहन अपने सर पर घास का, पानी का, लकड़ी का बोझ उसके बारे में ना सोच पाए, उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवान जो अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ करके रोजगार के पलायन करते हैं, वो उस पलायन के बारे में ना सोच पाएं। उत्तराखंड के लोग केवल और केवल इनके नारों पर, इनके जुमलों पर इनको वोट देते रहें, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, ये वोट इनको मिलते रहे। इनके यही मंशा है, और शराब पिला पिला करके लोगों को शराब के नशे में धुत रखें जिससे लोग होश में ही ना आ पाएँ, ये इनकी पॉलिसी है। सर, आपकी राजनीति का इतना अनुभव रहा और आप खुद अस्पतालों का दौरा करने गए और उसके कारण आपको खुद 28 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा, तो आपके इस वक्त प्रदेश सरकार को 3 या 4 अहम सुझाव क्या हैं जिससे इस वक्त कोरोना की महामारी में प्रदेश की जनता का बचाव हो सके? आपके 3 या 4 क्या सुझाव? देखिए, पहला सुझाव ये है कि जो जनता ने मेहनत करी लॉकडाउन में, जो प्रशासनिक मशीनरी ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे पुलिस कर्मियों ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने, पीआरडी के जवानों ने जितनी मेहनत करी है, उस मेहनत का प्रतिफल ये होना चाहिए कि उत्तराखंड कोरोना से बचा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन सख्ती के साथ हो, लॉ एंड ऑर्डर सख्ती के साथ उसका पालन हो। केवल शराब के राजस्व के लिए आप इस प्रदेश को बर्बाद मत करिए, शराब की दुकानों में भीड़ मत लगवाइए। शराब आपको बेचनी ही है तो उसका कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम कायदे कोविड से बचने के हैं उनका पालन होता रहे। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, राज्य के तमाम प्रवासी जो फंसे हुए हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, उनको लाने का इंतज़ाम सरकार करे। फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। तीसरा सुझाव, इनके घरों तक अगर जाना चाहते हैं तो उनके घरों तक जाने का इंतज़ाम सरकार करे। ये मेरे 3 सुझाव हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इन 3 सुझावों को मान ले और विपक्ष
जिसकी अपनी भूमिका होती है लोकतंत्र में, उस विपक्ष को सम्मान देना सीखें। आप सम्मान देंगे तो कल जब आप विपक्ष में आएंगे तो हम भी आपको सम्मान देंगे। यही लोकतंत्र की नींव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस वक्त हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद।